तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा राजकोषीय नीति का क्लास नंबर 3 होने वाला है, जिसमें आज हम लोग पूंजीगत प्राप्तियां के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने राजस्व प्राप्तियां कंप्लीट कर लिया था, जिसमें राजस्व प्राप्तियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका कर राजस्व, जिसके अंतर्गत ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया जाता है, और वहीं दूसरा राजस्व प्राप्तियां का एक और भाग है, वो है आपका गैर कर राजस्व। तो उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, किसको किसको, वो हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। तो अभी तक हमारा ये 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ाई किए हैं, अध्ययन किए हैं। जिसमें राजकोषीय नीति का सबसे पहले तो हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखे हैं, फिर हम लोग देखे राजकोषीय नीति का कितने घटक होते हैं। तो राजकोषीय नीति का 3 घटक होता है, जिसको हम लोग जाने थे। पहला घटक होता है आपका लोक प्राप्तियाँ, जिसको राजस्व निधि कहा जाता है। दूसरा है आपका लोक व्यय, जिसको लोक व्यय नीति कहते हैं। और तीसरा है आपका लोक उधार, जिसको लोक उधार प्रबंधन नीति कहते हैं। तो कहने का मतलब है राजकोषीय नीति इज इक्वल टू लोक राजस्व नीति प्लस लोक व्यय नीति प्लस लोक ऋण प्रबंधन नीति। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो आपका राजकोषीय नीति निकल जाएगा। आगे हम लोग देखे थे कि जो आपका लोक प्राप्तियां हैं, यानी कि जो आपका पब्लिक रिसिप्ट है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने राजस्व प्राप्तियां को पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत कर राजस्व और गैर कर राजस्व को शामिल करके हम लोग पढ़े थे। उसी प्रकार आज हम लोग पूंजीगत प्राप्तियां के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको बताया गया था कि जो राजस्व प्राप्तियां होती है, वो उसमें सरकार का जो लायबिलिटी होता है उसमें ना वृद्धि होता है, और सरकार का जो एसेट होता है उसमें ना कमी होता है। ठीक है ना लायबिलिटी में वृद्धि हो रहा है, ना ही एसेट में कमी हो रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं राजस्व प्राप्तियाँ, जिसका जो नेचर है वो कैसा है, तो रेगुलर है यानी नियमित है, और रिकरिंग है यानी कि पुनरावृत्ति है, लगातार है। जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब हर साल हम लोग देते हैं ना, तो हर साल हर समय ये लिया जाता, लगातार होता है ना। तो इसको हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। अब देखते हैं हम लोग पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें क्या है कि इसमें सरकार के देनदारी में तो वृद्धि होगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो परिसंपत्ति है उसमें कमी होगा। ठीक है ना। क्या बोलना चाह रहे हैं हम, इसको आप एक लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़िए कि पूंजीगत जो प्राप्तियां होती है वो सरकार की वैसी प्राप्तियां यानी कि वैसी रिसिप्ट होती हैं जो या तो सरकार के देनदारियों में वृद्धि कर दे, या फिर सरकार के परिसंपत्तियों में यानी कि एसेट में कमी ला दे। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। सिंपल सी बात है कि लायबिलिटी में वृद्धि होगा या फिर सरकार की परिसंपत्ति में कमी होगा, दोनों में से एक काम तो होगा ही होगा। जबकि राजस्व प्राप्तियां में ना वृद्धि होगा ना ही कमी होगा। लायबिलिटी में ना वृद्धि होगा और एसेट में ना कमी होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे राजस्व प्राप्तियां। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां में या तो देनदारी में वृद्धि होगा या फिर आपके परिसंपत्ति में क्या होगा, कमी होगा। ठीक है ना। दोनों में कोई भी फुलफिल करे तो वो आपका पूंजीगत प्राप्तियां होगी। ठीक है, सिंपल। आगे देखते हैं। जो आपका पूंजीगत प्राप्तियां हैं यानी कि जो आपका कैपिटल रिसिप्ट है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन 2 भाग है वो देखिए। पहला तो आपका भाग है, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। क्या है, डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, है ना। और दूसरा क्या है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, अगर इसको हम लोग मतलब कि इसके बारे में हम लोग आगे एक एक करके बात करेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट के बारे में जानते हैं, वो क्या होता है क्या नहीं होता वो दिखते हैं, है ना। सबसे पहले आप ये जानिए कि वैसी प्राप्तियां, कहने मतलब है सरकार की वैसी प्राप्तियां जो गवर्नमेंट के लायबिलिटी में यानी कि देनदारियों में वृद्धि तो करती है, लेकिन गवर्नमेंट के एसेट में यानी कि परिसंपत्ति में किसी भी तरह का कमी नहीं करता है। मतलब वृद्धि तो कर रहा है, किस में, देनदारियों में वृद्धि कर रहा है, बट सरकार की परिसंपत्तियों में कमी नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार का। ठीक है ना। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आपका है जैसे कि भारत सरकार का जो विदेशी ऋण है, वो भारत सरकार विदेशी व्यापार से जो है द्विपक्षीय, समझिए कि जो भारत सरकार का जो विदेशी ऋण है वो आपका किस में शामिल होता है, डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल होता है। जैसे भारत सरकार का विदेशी ऋण क्या कहने मतलब है कि भारत सरकार ना दूसरे देशों से ऋण लेता है, लोन लेता है,
तो वैसे में सरकार का लायबिलिटी में तो वृद्धि हो रहा है, तो क्या इसमें इस परिसंपत्ति में, गवर्नमेंट की परिसंपत्ति में कमी हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन लायबिलिटी में तो वृद्धि हो रही है, हो ही रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार को बाद में पैसा लौटाना पड़ेगा ना, और अभी तो पैसा भी उस सरकार के पास आया है, बाद में लौटाएगा अलग बात है, लेकिन अभी सरकार के पास पैसा बढ़ रहा है ना, ये घट तो नहीं रहा है ना। सिंपल है। आगे देखिए, भारत जो सरकार है वो विदेशी मार्केट से, यानी कि जो इंटरनेशनल जो मार्केट है, विदेशी बाजार है, वहाँ से द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋण ले सकता है। मतलब कि 2-3 तरह से वो लोन वगैरह है वो ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। और इसको हम लोग ना डेप्ट क्रिएटिंग जो है उसमें, मतलब कि डेप्ट क्रिएटिंग जो कैपिटल रिसिप्ट है ना, उसमें इसको शामिल किया जाता है। मतलब डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? कि जो भारत सरकार का विदेशी ऋण है वो उसको, और दूसरा भारत सरकार जो है विदेशी व्यापार से जो आपका द्विपक्षीय और जो बहुपक्षीय ऋण प्राप्त करता है उसको भी हम लोग डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में हम लोग शामिल करते हैं। सिंपल सी बात है। डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में किसको शामिल करते हैं वो देख ले, हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड देखिए, जो हम लोग बोलते हैं ना घरेलू बाजार, तो घरेलू बाजार के माध्यम से भी जो गवर्नमेंट जो मतलब कि ऋण लेता है उसको भी हम लोग डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में ही हम लोग शामिल करते हैं। डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में ही हम लोग शामिल करते हैं। इसको देखिए, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग को पता है या नहीं है कि घरेलू ऋण क्या होता है। घरेलू मार्केट से, घरेलू बाजार से जो ऋण लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं घरेलू ऋण, यानी कि घरेलू लोन। आगे देखिए, इसको हम लोग समझते हैं क्या है क्या नहीं है। सो देखिए, आरबीआई जो है वो भारत सरकार के बदले में, पहला बात ये जान लीजिए कि भारत सरकार जो है वो सरकार कभी भी लोन नहीं लेता है, तो सरकार के बदले में आरबीआई लोन लेता है। तो क्या करता है वो देखिए, आरबीआई भारत सरकार के बदले में बॉन्ड एवं प्रतिभूतियों के माध्यम से ऋण एकत्रित करता है, जिसे घरेलू ऋण भी कहा जाता है। समझ में आ गया कि आरबीआई जो है वो भारत सरकार के बदले में बॉन्ड और प्रतिभूति को बेचता है और उसके माध्यम से ऋण को कलेक्ट करता है, यानी एकत्रित करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो घरेलू ऋण कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है वो देखिए। तो इसके अंतर्गत पोस्ट ऑफिस में जो खाता है उसमें जो पैसा शामिल किया जा रहा है वो आपका घरेलू ऋण में जाएगा। साथ ही साथ जो आपका भविष्य निधि है, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं पीएफ फंड, यानी कि पीएफ जो कटता है, सो पीएफ वगैरह भविष्य निधि, यानी कि प्रोहिबिडेंट फंड जो है वो, उसमें जो अकाउंट में पैसा रहता है वो आपका घरेलू ऋण के रूप में जाता है। साथ ही साथ मतलब ये और भी देखते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं लघु बचत। जैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर रहे हैं, भविष्य निधि में पैसा जमा कर रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लघु बचत। क्या बोलते हैं? लघु बचत भी बोलते हैं। और यहाँ से जो अगर पैसा सरकार ले रहा है, सरकार नहीं ले रहा है, मतलब सरकार के बिहाफ में आरबीआई ले रहा है, बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, यानी कि बॉन्ड और जो प्रतिभूति है उसको बेच करके, तो वो आपका कैसा ऋण कहलाएगा? घरेलू ऋण कहलाएगा। सिंपल सी बात है कि आरबीआई भारत सरकार के बदले में बॉन्ड एवं प्रतिभूतियों के माध्यम से ऋण एकत्रित करता है, जिसे घरेलू ऋण भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत पोस्ट ऑफिस जो खाता है उसमें, और जो भविष्य निधि यानी कि जो प्रोविडेंट फंड जो है उसमें जमा होने वाले फंड को भी शामिल किया जाता है, और जिसे लघु बचत भी कहा जाता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं? स्मॉल सेविंग भी कहते हैं। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे राष्ट्रीय बचत जो सर्टिफिकेट है, यानी कि नेशनल सेविंग जो स्कीम है, उसके अंतर्गत हम लोग उसमें जो पैसा जमा करते हैं वो भी जाता है घरेलू बचत के रूप में ही। उसको हम लोग लघु बचत भी कहते हैं, और उसको, और वहाँ से जो पैसा ले रहा है आरबीआई, उसको हम बोलते हैं घरेलू ऋण। आगे देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना है, किसान विकास पत्र है, तो इन सभी में जो पैसा हम लोग जमा करते हैं ना, वो पैसा आरबीआई जो है वो ले लेता है। वो एक तरह से हम लोग सरकार को ही लोन दे रहे हैं। सिंपल सी बात समझिए। आगे देखिए, लघु बचत भी सरकार के ऊपर ऋण यानी कि लोन होती है, जिस कारण इन्हें डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल किया जाता है। जो लघु बचत होता है ना, वो सरकार के ऊपर एक तरह से लोन ही है। आखिर सरकार पैसा ले रहा है, मतलब लोन ही ले रहा है ना, हम लोग का पैसा ले रहा है सरकार। हम लोग सुकन्या समृद्धि में योजना में पैसे डाले, किसान विकास पत्र में पैसे डाले, राष्ट्रीय बचत में पैसा डाले, जो नेशनल सेविंग स्कीम में आता है उसमें हम लोग पैसा डाले, हम लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा रख रहे हैं, हम लोग भविष्य निधि में पैसा रख रहे हैं। ये सब तो आपका क्या है? घरेलू, मतलब ये सब आपका लघु बचत है ना। और लघु बचत से जो पैसा बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में लेता है आरबीआई, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये कि आरबीआई घरेलू ऋण से, इसको बोलते हैं आरबीआई जो है वो घरेलू बाजार से लोन लिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं घरेलू ऋण। सिंपल सी बात है। आगे देख लेते हैं। तो लघु बचत भी क्या है क्या नहीं आपको समझ में आ गया है। और इसको हम लोग डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में क्यों शामिल करते हैं वो भी हम लोग जान गए। क्यों करते हैं इसको
डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल, क्योंकि जो लघु बचत है वो सरकार के ऊपर एक तरह से लोन है, इस कारण से। आगे देखिए, हम लोग जो स्मॉल सेविंग करते हैं ना, यानी कि छोटी जो बचत करते हैं ना, वो सब मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो नेशनल सेविंग जो स्कीम है उसमें जाता है। तो हम लोग जो स्मॉल सेविंग करते हैं, जो छोटी बचतें करते हैं, वो सब किस में जाता है? लघु बचत या स्मॉल सेविंग, वो किस में जाता है? तो नेशनल सेविंग स्कीम में जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। आगे जानिए, अकाउंट भी दो तरह का अकाउंट होता है ना, मतलब दो तरह का नहीं, तीन तरह के अकाउंट होता है। एक होता है आपका संचित निधि, फिर एक होता है आपका आकस्मिक निधि, एक होता है आपका लोक लेखा निधि, जिसको हम लोग बोले थे राजकोष का अर्थ ही होता है, जिसके अंतर्गत तीन तरह के अकाउंट को शामिल करते हैं। एक होता है आपका संचित निधि, एक होता है आपका आकस्मिक निधि, एक आपका लोक लेखा निधि। और लोक लेखा निधि को ही हम लोग बोलते हैं पब्लिक अकाउंट। क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट। तो जो हम लोग जो स्मॉल सेविंग करते हैं ना, तो वो पैसा कहाँ पे जाता है? तो वो पैसा जाता है आपका, जैसे स्मॉल सेविंग के रूप में हम लोग पैसे जमा कर दिए हैं नेशनल सेविंग स्कीम में, यानी कि जो राष्ट्रीय बचत जो योजना है उसमें हम लोग पैसा रखें, तो वो पैसा किस में जाएगा? तो आपका पैसा है वो आपका लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट का वो भाग होता है, उसमें वो पैसा जाता है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका? डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट हो गया। इसमें किसको किसको शामिल किया जाता है वो हम लोग देख चुके हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। क्या देखेंगे? नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ये देखते हैं। आइए इसमें क्या है वो देखिए। सबसे पहले देखिए, वैसी प्राप्तियां यानी कि वैसी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के लायबिलिटी में ना वृद्धि करती है, वृद्धि तो नहीं करी, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो एसेट है यानी कि जो संपत्ति है उसमें क्या कर देती है? कमी ला देती है। सिंपल सी बात समझिए कि वैसी प्राप्तियां यानी कि वैसी रिसिप्ट कि जिससे गवर्नमेंट के लायबिलिटी में क्या हो रहा है? वृद्धि तो नहीं हो रहा है। वृद्धि हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के परिसंपत्ति में क्या हो रहा है? यानी कि एसेट में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। कमी हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग जो है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में उसको हम लोग शामिल करते हैं। आगे देखते हैं, या फिर गवर्नमेंट के ऋण भार में वृद्धि हो रहा है। कहने मतलब है, देखो सरकार के लायबिलिटी में वृद्धि तो नहीं हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के जो परिसंपत्ति है उसमें कमी हो रहा है, तो ऐसे में सरकार के ऊपर लोन का भार बढ़ेगा ही। क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसको हम लोग किस में शामिल करते हैं? नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में इसको हम लोग शामिल करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है वो देखिए। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए हम लोग जो ऋण का जो पुनर्भुगतान होता है, ऋण का जो पुनर्भुगतान होता है ना भाई, कि ऋण लिया, कोई लोन लिया, लोन का जो पुनर्भुगतान कर रहा है वापस से उसको दे रहा है। तो वैसे में क्या होता है? देखो पहला बात है कि जो आपका मूलधन वापस करेगा, ठीक है ना, और साथ ही साथ आपको बताया था ब्याज भी वापस करेगा। और पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो मूलधन वापस करेगा उसको हम लोग पूंजीगत प्राप्तियां में शामिल करते हैं, लेकिन जो आपका ब्याज जो देगा उसको हम लोग मतलब किस में शामिल करते हैं? तो गैर कर राजस्व प्राप्तियां में उसको हम लोग शामिल करते थे। और ये भी हम लोग पढ़े पूंजीगत प्राप्तियां, तो पूंजीगत प्राप्तियां में आपका ऋण का पुनर्भुगतान जाएगा, जिसमें हम लोग जो मूलधन वापस करेगा वो उसमें चला जाएगा। सिंपल सी बात है। और हम लोग इसमें क्या समझते हैं वो देखिए। ऋण का पुनर्भुगतान क्या है क्या नहीं है वो देखिए, हम लोग इसमें क्या क्या है सो वो देखिए। सबसे पहले ये जानिए आप कि जो केंद्र सरकार है वो ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान विदेशी राज्य या फिर भारतीय राज्य या फिर विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश, जो तीन ठो है, जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी है, और आपका ये है जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और पुडुचेरी है, तीन ठो ये है। और साथ ही साथ जो आपका लोक उपक्रम हो गया, पीएसयू, वो सब की बात कर रहे हैं, जैसे कि गेल हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये सब की बात कर रहे हैं, एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, इंडियन रेलवे वगैरह हो गया, ये सब। तो ये सब, और साथ ही साथ जो वैधानिक जो संस्था है इसको लोन देती है ना भारत सरकार। देखो भारत सरकार जो है लोन किसको इसको देता है? या तो वो विदेशी राज्य को दे दिए या विदेशी देश को दे दे, या फिर भारत में रहने वाले कोई राज्य को दे दे, या फिर विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको दे दे, या कि जो आपका लोक उपक्रम है उसको लोन दे देगा, या फिर जो वैधानिक संस्था है उसको लोन दे देगा, ठीक है ना, उसको लोन देगा ना। फिर बाद में यही सब जो है संस्थाएं जिसको इसको लोन दिया भारत सरकार, वो वापस मतलब कि भारत सरकार को लोन देगा, मतलब लोन का पुनर्भुगतान करेगा, मतलब ऋण का पुनर्भुगतान करेगा ना, यानी कि मूलधन वापस देगा ना। किसको देगा? तो वो देगा इंडियन गवर्नमेंट को वापस। कौन देगा? जिसको लोन देगा, या तो विदेशी राज्य को दो, या फिर भारतीय राज्य को, या फिर विधानसभा वाले यूटी को, या फिर लोक उपक्रम को, या फिर वैधानिक संस्था को। जिसको लोन दिया वो वापस देगा पैसा। और वो पैसा जो वापस दिया है उसको हम लोग किसमें शामिल करेंगे? तो उसको हम लोग शामिल करेंगे किसमें? तो नॉन डेप्ट
क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में हम लोग उसको शामिल करेंगे। सिंपल सी बात है, एकदम दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना, उलझना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। भारत सरकार जिसको लोन देगा, लोन वाला जो पैसा वापस उसको मिलेगा, यानी मूलधन जो वापस मिलेगा वो किस में जाएगा, नॉन डेप्ट कैपिटल क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा, और ब्याज का पैसा किस में जाएगा, तो गैर कर राजस्व में जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, ये जान लीजिए कि ऋण का पुनर्भुगतान, मतलब ऋण अगर लोन हम लोग किसी को दिए तो लोन का जो पैसा मूलधन हमको वापस देगा, कौन देगा, जिसको दिए वो देगा। किसको देगा, इंडियन गवर्नमेंट दे रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट को भी वापस मिलेगा। आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं, जैसे कि एक बात करते हैं ना, स्टैट्यूटरी जो बॉडी की बात करते हैं, यानी कि वैधानिक संस्था। वैधानिक संस्था क्या क्या है, जैसे कि आपका एनजीटी है, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, यूपीएससी है, जेपीएससी है, मानवाधिकार आयोग है, ये सभी क्या है आपका क्या है, ये सभी आपका संवैधानिक संस्था है। जबकि जो वैधानिक संस्था कौन कौन है, वैधानिक संस्था जिसको मतलब कि जो संविधान में नहीं था लेकिन उसको गवर्नमेंट बना दिया है, उसको बोलते हैं हम लोग वैधानिक संस्था। जैसे कि आपका आरबीआई है, आरबीआई का उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन उसको जो गवर्नमेंट है उसको बनाई है, तो आरबीआई कैसा आपका है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक संस्था है। जबकि संविधान में जिसका उल्लेख है उसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक संस्थाएं, जैसे कि एनजीटी, यूपीएससी, जेपीएससी, मानवाधिकार आयोग, ये सब कैसे हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। और वैधानिक संस्थाएं जो संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन गवर्नमेंट उसको कार्यपालिका के द्वारा उसको बना दिया गया है। सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में किसको शामिल करते हैं वो हम लोग समझ गए। अब आइए देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर है आपका विनिवेश। विनिवेश क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले ये चीज़ आप ये पॉइंट जानिए कि जो लोक परिसंपत्ति होता है, यानी कि जो पब्लिक एसेट होता है, उसका मौद्रीकरण यानी कि मोनेटाइजेशन कर देना है। कैसे करते हैं वो देखो। मीन्स हम पैसा दिए हैं, ठीक है ना, हम पैसा दिए और बदले में हमको सोना मिल गया, ठीक है ना। तो हम पैसा दिए तो वो कैसे किस फॉर्म में था, वो था लिक्विड के फॉर्म में था, और उसके बदले में हमको एक वस्तु मिला, यानी कि जो सोना मिला वो हमको किस फॉर्म में मिला, किस रूप में मिला, वो हमको एक वस्तु के रूप में मिला। तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ जो पैसा है वो मेटल यानी धातु में कन्वर्ट हुआ, तो इसका मुद्रीकरण हुआ। क्या हो गया, मुद्रीकरण बोले या मुद्रीकरण है, मुद्रीकरण हुआ कि नहीं हुआ, कहने मतलब हम पैसा दिए और पैसा किस में चेंज हो गया, एक धातु में चेंज हो गया। तो सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो गया, आपका मौद्रीकरण हुआ। सिंपल समझिए कि विनिवेश मतलब क्या है, लोक परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करना। यानी कि हम पैसा दिए बदले में सोना लिए, पैसा दिए वो लिक्विड फॉर्म में था, तरल अवस्था में था, और वहाँ से हम सोना लिए तो सोना आपका वस्तु के रूप में आया। तो जो पैसा है तो लिक्विड से उसको हम चेंज कर दिए धातु में, यानी कि मेटल के रूप में, यानी सोना के रूप में, तो वो कन्वर्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं मौद्रीकरण। इसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझने के लिए एक चीज़ और समझिए आप, एग्जाम्पल के समझिए इसको आप, कि जब सरकार अपने एसेट का यानी कि परिसंपत्तियों का तरलीकरण करता है या फिर मुद्रा में परिवर्तित करता है तो उसे ही हम लोग विनिवेश कहते हैं। विनिवेश क्या कहते हैं, किसको कहते हैं वो समझिए। अभी मौद्रिक आपको बताया ना, विनिवेश का मतलब बताया कि जो आपका जो पब्लिक एसेट है उसका मौद्रीकरण करना वही आपका विनिवेश है। तो जो सरकार है जो अपना एसेट है यानी जो अपना परिसंपत्ति का तरलीकरण करता है, तरलीकरण मतलब लिक्विडाइजेशन करता है आपका, तो तरलीकरण कर दिया, और तरलीकरण करके उसको क्या करता है, उसको मुद्रा में परिवर्तित कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विनिवेश। अब बोलते हैं ना विनिवेश, सिंपल समझो, मेरा एक घर है, मेरा संपत्ति है, वो उस घर को हम बेच दिए हैं, तो घर एक वस्तु था, उस वस्तु को बेचने के बाद उस घर के बदले हमको पैसा मिल गया, तो वो जो वस्तु के रूप में था पहले संपत्ति, उस वस्तु से हमको क्या मिल गया, वस्तु के रूप में था, फिर हमको पैसा के रूप में हमको पैसा वापस मिल रहा रिटर्न में, तो उसका तरलीकरण हुआ ना। तो जो आपका संपत्ति था, संपत्ति का मुद्रा के रूप में जो परिवर्तन हुआ उसी को हम लोग बोल देंगे विनिवेश। क्या बोलेंगे, विनिवेश बोलते हैं। सिंपल सी बात है। आगे देखो, विनिवेश में और एक पॉइंट समझो कि जो सरकार अपनी परिसंपत्तियों को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, तो मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर देता है, तो आपका विनिवेश कहलाता है। सिंपल सी बात है। अगर कोई आपका गवर्नमेंट का ज़मीन है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का ज़मीन है, जैसे कि झारखंड में रांची में एचईसी का ज़मीन है, यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का ज़मीन है। अब क्या सरकार उस ज़मीन को ना प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, अब प्राइवेट जो कंपनी आया वहाँ पे सेल सिटी एक तरह से बनाया, क्या बनाया, सेल सिटी बनाया। अब ये सेल सिटी बनाया, अब ये सभी व्यक्तियों को यहाँ सभी अब सब आदमी वहाँ पे जाके सेल सिटी में अपना घर वगैरह खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट विनिवेश किया ना, कैसे किया,
पहले तो उसका संपत्ति था, संपत्ति को बेच दिया, तो संपत्ति बेचा किसको? प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी वहाँ पे क्या बनाया? सेल सिटी बनाया। सेल सिटी में क्या हुआ? लोग वहाँ पे गए, पैसा लगाया, खरीदे, वहाँ पे घर बना के रहने लगे। अब प्राइवेट कंपनी क्या किया? उसके बदले में गवर्नमेंट को पैसा दिया, तो संपत्ति का चेंज हुआ किस रूप में? मुद्रा के रूप में, तो वो आपका क्या कहलाया? विनिवेश कहलाया। कहने का मतलब है सरकारी परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण अगर कर देंगे, यानी कि मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर देंगे, तो वही आपका विनिवेश कहलाएगा। सिंपल सी बात है, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए कि जो लोक परिसंपत्ति है उसका जो मौद्रीकरण होता है या फिर उसका जो तरलीकरण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं विनिवेश। अब देखो इसका ना इसका जो मौद्रीकरण बोलो या फिर जो तरलीकरण बोलो, वो कभी कभी पूरा कर देता है, कभी कभी सरकार आधा करता है। कैसे? वो देखो, लिक्विडेशन ऑफ पब्लिक एसेट, वो पार्शियली भी होता है या फिर फुल भी हो जाता है। लिक्विडेशन यानी कि तरलीकरण जो है, और मौद्रीकरण यानी कि मोनेटाइजेशन, वो कभी कभी पूरा हो जाता है यानी कि फुल, और कभी कभी पार्शियली यानी कि थोड़ा सही करता है सरकार। किसका? संपत्तियों का। सिंपल। अब देखो अगर सरकार जो है वो कुछ, अगर मतलब कि आधा परिसंपत्ति को बेचे और आधा परिसंपत्ति अपने पास रखे, उसको बोलते हैं पार्शियली मौद्रीकरण या फिर पार्शियली तरलीकरण यानी कि लिक्विडेशन। और अगर पूरा बेच दिया तो उसको बोलते हैं फुल्ली ये आपका फुल्ली लिक्विडेशन या फिर फुल्ली मौद्रीकरण यानी कि मोनेटाइजेशन। अगर पूरा बेच दिया फुल, तो उसको बोल देंगे, उसी को तो हम लोग बोलते हैं विनिमय, क्या बोलते हैं? निजीकरण। उसी को तो हम लोग बोलते हैं निजीकरण। क्या कहते हैं? देखो सरकार जो है वो जैसे गोल्ड, लैंड यानी भूमि, कंपनी, ये सब कुछ गवर्नमेंट का परिसंपत्ति है। सिंपल सी बात है। गोल्ड हो गया, सोना है सरकार के पास, इतना फॉरेक्स रिजर्व में इतना सोना होना चाहिए, तो जो सोना है वो आपका सरकार का परिसंपत्ति है। सरकार का जो भूमि है वो सरकार का परिसंपत्ति है। जो कंपनी यहाँ पे है सरकारी कंपनी, वो सभी सरकार का परिसंपत्ति है। अब क्या करे सरकार? ऐसे में क्या करे, या तो इसका ये कंपनी सोना का या फिर भूमि का कुछ भाग बेच दे, या फिर कभी कभी पूरा भाग बेच देता है। अगर आधा भाग बेचे, कुछ भाग बेचे तो उसको बोलेंगे विनिवेश। संपत्ति बेचा तो संपत्ति का कन्वर्ट किया मुद्रा में, तो वो विनिवेश कहलाया। और कभी कभी क्या होता है कि विनिवेश जो है ना, अगर 51% से आधा आधा से ज़्यादा हो गया, यानी कि 51% से अगर अधिक हो गया, तो ये आपका प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा, निजीकरण कहलाएगा। मतलब आधा से ज़्यादा बेच दे, यानी कि 51% से कम बेचे तो आपका कहलाएगा विनिवेश, लेकिन 51% से ज़्यादा बेच दे तो वो कहलाएगा आपका निजीकरण। सिंपल सी बात है। आगे देखिए 51% को ही ना हम लोग रणनीतिक विनिवेश इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। समझ में आ गया? तो ये आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था आपका? कि जो आपका केंद्रीय लोक उपक्रम है, जो आपका PSU है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यहाँ पे सरकार विनिवेश करता है, विनिवेश प्रक्रिया करता है ना। तो विनिवेश प्रक्रिया करने के बाद जो वहाँ से जो पैसा प्राप्त होता है, उसको हम लोग नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में हम लोग उसको शामिल करते हैं। सिंपल सी बात है। विनिवेश किसको कहते हैं? तो अगर 51% से कम बेचे सरकार, तो उसको बोलेंगे विनिवेश, और 51% से ज़्यादा बेच दे तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं निजीकरण। सिंपल सी बात है। तो सरकार की जो लोक परिसंपत्तियां हैं, तो संपत्तियों का हम लोग क्या कर दें, अगर मुद्रा के रूप में परिवर्तन करते हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या? उसी को हम लोग बोलते हैं विनिवेश। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, वो देखिए। पहला आपका घरेलू ऋण क्या होता है वो जान गए। फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट लघु बचत क्या होता है वो जाने। 3 तरह का जो संचित निधि होता है वो हम लोग जाने कौन कौन होता है। एक आपका संचित निधि होता है, 3 तरह का आपका अकाउंट होता है यानी खाता होता है, वो हम लोग जाने। पहला आपका संचित निधि, दूसरा आपका आकस्मिक निधि, तीसरा आपका लोक लेखा निधि यानी कि पब्लिक अकाउंट। और जो हम लोग स्मॉल सेविंग करते हैं ना, तो किसमें हम लोग जो स्मॉल सेविंग करते हैं, राष्ट्रीय बचत जो आपका स्कीम आता है, योजना आता है, यानी कि नेशनल सेविंग स्कीम, उसमें जो हम लोग पैसा सेव करते हैं, रखते हैं, वो पैसा जो जाता है वो जाता है आपका पब्लिक अकाउंट में जमा होता है। और नेशनल सेविंग स्कीम का जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में है। ये सब हम लोग जान गए। साथ ही साथ हम लोग जाने कि लोक परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण क्या कहलाता है, यानी कि निवेश अगर 51% से अगर कम हो तो उसको बोलेंगे निवेश, और 51% ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। फिर लोक परिसंपत्तियों का तरलीकरण क्या कहलाता है, उसका मौद्रीकरण क्या कहलाता है वो जान गए। निजीकरण जो 51% वाला है कि 51% ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं निजीकरण, यानी कि ये आपका प्राइवेटाइजेशन, वो हम लोग जान गए हैं। और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं कि 51% का जो आपका 51% जो विनिवेश करता है गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं रणनीतिक विनिवेश यानी कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। निवेश मतलब इन्वेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट, और विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? क्लियर? आगे देखिए। तो इस तरह से हमारा पूंजीगत प्राप्तियां भी कंप्लीट हो जाता है। अभी तक हम लोग का जो राष्ट्रीय आय बोल रहे हैं, जो आपका जो राजकोषीय नीति है,
या राजकोषीय जो आपका मतलब फिजिकल जो पॉलिसी है, इसका 3 घटक है। पहला घटक है आपका राजस्व आय, दूसरा घटक है आपका मतलब कि राजस्व क्या है, पहला घटक इसका भाग था ना पहला, वो बताया था आपको, पहला भाग बताया था आपका लोक राजस्व, क्या बताया था, लोक राजस्व, है ना। और लोक राजस्व को 2 भागों में बांटा गया था, एक आपका राजस्व प्राप्तियां और एक आपका पूंजीगत प्राप्तियां। तो यहाँ तक हम लोग का राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दोनों को पढ़ लिए। तो इस तरह से हमारा जो लोक प्राप्तियां वो कंप्लीट हो गया है। अब पहला मतलब कि राजकोषीय नीति का पहला घटक जो है मतलब कि लोक राजस्व, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 2 घटक और बचा हुआ है, पहला घटक है लोक व्यय और दूसरा है लोक उधार, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लोक राजस्व कंप्लीट हो गया है। लोक राजस्व में राजस्व, ये है राजस्व प्राप्तियां और आपका पूंजीगत प्राप्तियां दोनों कंप्लीट हो गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं लोक व्यय क्या होता है। तो लोक व्यय में क्या है क्या नहीं उसको देखते हैं हम लोग। तो जो आपका लोक व्यय होता है ना, उसमें क्या है वो देखो कि जो लोक व्यय है इसमें गवर्नमेंट के देनदारियों में ना वृद्धि होता है और ना ही गवर्नमेंट के जो एसेट है इसमें किसी भी तरह का कमी आता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लोक व्यय। लोक व्यय यानी कि जो सरकार खर्चा कर रहा है तो उसको बोलते हैं लोक व्यय। तो लोक व्यय में सरकार का जो देनदारी है उसमें ना वृद्धि होता है, ना ही सरकार के परिसंपत्तियों में किसी भी तरह का कमी होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे देखो, लोक व्यय जो है इसको हम लोग 2 जगह पे भी पढ़ना है हम लोग को। एक तो अभी पढ़े राजकोषीय नीति में, एक हम लोग जब लोक व्यय के नाम से एक अलग टॉपिक भी है ग्रुप ए में, वहाँ पे भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखो। तो जो लोक व्यय है उसमें सरकार के देनदारी में ना वृद्धि होता है, ना ही सरकार के परिसंपत्ति में कमी होता है। सिंपल सी बात है। आगे देखो, लोक व्यय को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आपका राजस्व व्यय, एक है आपका पूंजीगत व्यय। अब देखो, राजस्व व्यय को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका विकासात्मक राजस्व व्यय है और दूसरा है आपका गैर विकासात्मक राजस्व व्यय, है ना। लोक राजस्व में पैसा कहाँ से आ रहा है वो हम लोग जान गए, लोक व्यय में पैसा कहाँ जा रहा है वो हम लोग जान गए। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो लोक व्यय को 2 भागों में बांटे, एक है राजस्व व्यय, एक है आपका पूंजीगत व्यय। सिंपल सी बात है। राजस्व व्यय को भी 2 भागों में बांटे हैं, एक है आपका विकासात्मक राजस्व व्यय और दूसरा है आपका गैर विकासात्मक राजस्व व्यय। ठीक है, आप देखिए विकासात्मक राजस्व व्यय क्या है वो देखो कि इसमें जो पैसा जो आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, राजस्व प्राप्ति से आ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, राजस्व प्राप्ति से आ रहा है। और पैसा कहाँ जा रहा है, तो एसेट के निर्माण में जा रहा है, यानी कि परिसंपत्तियों के निर्माण में जा रहा है। तो उसको हम लोग बोलेंगे विकासात्मक राजस्व व्यय। सिंपल सी बात है। इसको क्या है क्या नहीं वो देखो, पैसा जो है वो राजस्व प्राप्ति से आ रहा है तथा जो खर्च है वो परिसंपत्तियों के निर्माण में या फिर पूंजी के निर्माण में हो रहा है। सिंपल सी बात है। आगे देखो, एग्जाम्पल के लिए समझो, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लिया और इससे रोड बनवाया, तो ये कैसा व्यय है, तो ये आपका विकासात्मक राजस्व व्यय है। गवर्नमेंट टैक्स लिया और रोड बनवा दिया, तो ये क्या है, आपका विकासात्मक राजस्व व्यय है। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। अब देखिए गैर विकासात्मक राजस्व व्यय क्या है वो देखो, पैसा जो है इसमें गैर विकासात्मक राजस्व व्यय में कि जो पैसा है वो आया कहाँ से, राजस्व प्राप्ति से। इसमें भी पैसा जो है वो राजस्व प्राप्ति से आ रहा है, लेकिन पैसा कहाँ गया है, तो गैर विकासात्मक काम में गया है। किस में गया है, तो गैर विकासात्मक काम में गया है। सिंपल सी बात है। विकासात्मक व्यय में पैसा आ रहा है राजस्व प्राप्ति से, गैर विकासात्मक में भी पैसा कहाँ से आ रहा है, राजस्व प्राप्ति से। लेकिन विकासात्मक व्यय में पैसा कहाँ जा रहा है, लोग परिसंपत्तियों के निर्माण करने में जा रहा है। लेकिन वैसी संपत्ति जिससे हम लोगों को भविष्य में फायदा हो, जिससे पूंजी निर्माण हो, उसको विकासात्मक में शामिल करते हैं। और गैर विकासात्मक में किसको देखते हैं कि पैसा तो आया राजस्व प्राप्ति से, लेकिन वो जा किस में रहा है, गैर विकासात्मक काम में जा रहा है। किस में जा रहा है, गैर विकासात्मक काम में जा रहा है। आगे एक चीज़ देखो, जहाँ पे पूंजी का निर्माण हो रहा हो भविष्य में, तो उसको हम लोग बोलते हैं विकासात्मक व्यय। और जिसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं और भविष्य में उसका कोई भी पूंजी का निर्माण नहीं होगा उससे, तो उसको हम लोग गैर विकासात्मक व्यय में उसको हम लोग शामिल कर देते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। क्या बोले हम वो देखिए कि जिसका उपभोग हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं वो आपका गैर विकासात्मक व्यय है, और जहाँ पे पूंजी का निर्माण हो रहा है भविष्य में उसको हम लोग विकासात्मक व्यय कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं वो देखिए कि राजस्व व्यय ना तो सरकार के देनदारियों में वृद्धि करती है, ना ही सरकार के परिसंपत्तियों में कमी करती है। सिंपल सी बात है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए
तो राजस्व व्यय सरकार के परिसंपत्तियों एवं देनदारी स्थिति को प्रभावित करती ही नहीं है। सिंपल सी बात है, इसको सरकार का परिसंपत्ति और सरकार का देनदारी से कोई मतलब नहीं है, इसको कोई भी उसमें वो प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, आगे देखिए। साथ ही यह अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक क्षमता यानी कि लॉन्ग टर्म इफिशियंसी में भी ये वृद्धि नहीं करती है। कौन? तो आपका राजस्व व्यय, ठीक है ना। वो सरकार के मतलब वो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक क्षमता में यानी कि लॉन्ग टर्म इफिशियंसी में वृद्धि नहीं करती है, क्योंकि इनका उपयोग विकासात्मक कार्यों में समानता जो है वो नहीं किया जाता है। सामान्यता नहीं किया जाता, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं किया जाता है, किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं किया जाता है। ज़्यादातर किस में किया जाता है? गैर विकासात्मक काम में ही किया जाता है। आगे देखिए। किंतु वर्तमान समय में, प्रेजेंट में, भारत सरकार के द्वारा राजस्व व्यय का उपयोग विकासात्मक कार्यों में भी किया जा रहा है। तो जिसके आधार पर राजस्व व्यय को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला आपका विकासात्मक राजस्व व्यय और दूसरा आपका क्या है? गैर विकासात्मक राजस्व व्यय। सिंपल सी बात है। क्या बोले हम कि सामान्यतः देखा जाए ऐसे इन जनरल अगर कहते हैं हम लोग तो राजस्व व्यय जो है वो सरकार का परिसंपत्ति और देनदारी के जो स्थिति होता है उससे वो उसको कोई इफेक्टिव करता ही नहीं है, कोई प्रभावित करता ही नहीं है, ना उससे बढ़ता है ना उससे घटता है। सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये जो अर्थव्यवस्था का जो दीर्घकालिक क्षमता है इसमें ये किसी भी तरह का वृद्धि नहीं करता है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जो है राजस्व व्यय का जो उपयोग है विकासात्मक काम में नहीं होता है, जनरली ज़्यादा गैर विकासात्मक काम में ही होता है। बट भारत में विकासात्मक और गैर विकासात्मक दोनों में ही ये चीज़ हो रहा है। तो इसके आधार पे हम लोग बांटे हैं विकासात्मक काम ये व्यय और आपका गैर विकासात्मक व्यय में। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे देखिए कि जो आपका उच्च गैर विकासात्मक राजस्व व्यय है, क्या है? उच्च गैर विकासात्मक राजस्व जो व्यय है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को प्रदर्शित करता है। अगर आप गैर विकासात्मक राजस्व व्यय ज़्यादा कर रहे हैं, वो क्या दिखा रहा है कि आपके अर्थव्यवस्था में आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ेपन है। आर्थिक रूप से हम लोग और सामाजिक रूप से देखें तो जैसे कि आपका भुखमरी बहुत ज़्यादा होगा, कुपोषण बहुत ज़्यादा होगा, गरीबी ज़्यादा होगा, बेरोजगारी ज़्यादा होगा, शिक्षा का कमी ज़्यादा होगा। कहने मतलब है ये सब का अगर स्तर बहुत ज़्यादा है तभी ना आप वहाँ पे गैर विकासात्मक व्यय कर रहे हैं भाई, अदरवाइज आप वहाँ पे क्यों करते? नहीं करते ना। तो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में जो गैर विकासात्मक जो राजस्व व्यय है बहुत उच्च है, बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि उस समाज में, उस अर्थव्यवस्था में आपका आर्थिक और जो सामाजिक पिछड़ापन है वो बहुत ज़्यादा है। सिंपल सी बात है। और अगर विकासात्मक राजस्व व्यय देखें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा, कि जो विकासात्मक राजस्व व्यय क्या दर्शा रहा है कि अगर ज़्यादा विकासात्मक राजस्व व्यय हो रहा है, कहने मतलब वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक जो पिछड़ापन है बहुत कम है इस कारण से। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आपका राजस्व व्यय कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये आपका राजस्व व्यय जो था वो कंप्लीट हो गया। राजस्व व्यय में हम लोग 2 तरह का देखें, एक आपका विकासात्मक राजस्व व्यय और एक आपका गैर विकासात्मक राजस्व व्यय। अब हम लोग देखते हैं पूंजीगत व्यय। लोक व्यय को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका राजस्व व्यय, एक आपका पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पूंजीगत व्यय को देखते हैं, वो क्या है क्या नहीं है वो देखिए। पूंजीगत व्यय क्या होता है वो देखिए। गवर्नमेंट के ऐसे व्यय जो लायबिलिटी में कमी लाता है और कमी ला दे या फिर एसेट में वो वृद्धि कर दे। सिंपल सी बात है, 2 कंडीशन में एगो फुलफिल कर दे। पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय सरकार के वैसे व्यय होते हैं या तो सरकार के वैसे खर्चे होते हैं जो कि देनदारियों में या तो वृद्धि कर दे या फिर परिसंपत्तियों में कमी कर दे। दोनों में से जो भी फुलफिल कर दे वो इसका हो गया पूंजीगत व्यय। सिंपल सी बात है ना। आगे देखते हैं। ये गवर्नमेंट के देनदारी एसेट की स्थिति को ये प्रभावित करती है, यानी कि लायबिलिटी और जो आपका परिसंपत्ति वाला स्थिति है उसको ये प्रभावित करती है। कैसे करती है वो देखते हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो वो सुनिए कि सरकार के ऐसे व्यय यानी कि खर्चे जो या तो देनदारियों में कमी ला दे, ठीक है ना, कमी ला दे या फिर परिसंपत्तियों में वृद्धि कर दे। सिंपल सी बात है। तो ऐसे व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो पूंजीगत व्यय होता है वो सरकार के देनदारी परिसंपत्ति स्थिति को प्रभावित करती है, जबकि आपका राजस्व जो व्यय था वो प्रभावित नहीं करता था। लेकिन पूंजीगत व्यय
आपका परिसंपत्ति और देनदारी स्थिति को प्रभावित करती है तथा ये अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक क्षमता एवं आर्थिक समृद्धि दर में भी वृद्धि करती है। ये क्या करता है, अर्थव्यवस्था के जो दीर्घकालिक जो क्षमता है और जो आर्थिक समृद्धि दर है उसमें ये वृद्धि करता है। लेकिन वो अर्थव्यवस्था के अल्पकालिक क्षमता के लिए वो संबंधित था और वो उसमें किसी भी तरह का वृद्धि नहीं करता था। कौन? राजस्व व्यय। आगे देखते हैं हम लोग। ये आर्थिक समृद्धि दर में भी वृद्धि करता है, ठीक है ना। आगे देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो उच्च पूंजीगत व्यय होता है वो आर्थिक प्रगतिशीलता यानी कि वेबरेंट को ये प्रदर्शित करता है। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर उच्च पूंजीगत व्यय अगर हो रहा है तो आपका आर्थिक प्रगतिशील को दर्शाता है कि भैया आप आर्थिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आर्थिक प्रगतिशीलता को ये प्रदर्शित करता है क्योंकि इसके कारण अर्थव्यवस्था के आर्थिक उत्पादन क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अर्थव्यवस्था के आर्थिक उत्पादन, अर्थव्यवस्था का जो एक्टिविटी होता है, 3 तरह का एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाती है। एक आपका उत्पादन, वितरण और आपका उपभोग। क्या क्या बोले हम? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो ये इसको भी बढ़ाती है। जब आर्थिक प्रगतिशीलता को ये प्रदर्शित कर रहा है, अगर उच्च पूंजीगत व्यय हो रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में, अगर उच्च पूंजीगत व्यय हो रहा है तो ये क्या दर्शा रहा है कि वो दर्शा रहा है कि आपका आर्थिक प्रगतिशीलता को दर्शा रहा है कि आपका अर्थव्यवस्था में जो है प्रगतिशील बहुत अच्छा हो रहा है। और ये अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक क्षमता एवं आर्थिक समृद्धि दर से जुड़ा हुआ है, ये हम लोग जान गए हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जान गए हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में अगर उच्च पूंजीगत व्यय होगा तो इससे अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक उत्पादन क्षमता है वो उसमें ये वृद्धि होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। जो आपका पूंजीगत जो आपका व्यय है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका है विकासात्मक पूंजीगत व्यय और एक आपका गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय। इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्या देखते हैं वो देखो। विकासात्मक पूंजीगत व्यय और ये गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय ये सर नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप इसको अपने आधार पे इसको सोच के जरा सा देखना कि जो विकासात्मक पूंजीगत व्यय हमेशा जानिएगा कि जो सरकार के लायबिलिटी में या तो वृद्धि कर दे ना कमी कर दे या फिर सरकार के परिसंपत्ति में वृद्धि कर दे, दोनों में कोई भी कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीगत व्यय। तो जिससे पूंजीगत व्यय किसको बोलते हैं और विकासात्मक व्यय किसको कहते हैं वो हम लोग जान गए थे। आगे ये चीज़ जान लीजिए कि विकासात्मक पूंजीगत व्यय और गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय, इसमें 2 भागों में इसको बांटा गया है। इसको अपने स्तर पर इसको सोचने का प्रयास कीजिएगा तब यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। सिंपल सा बात देखिए, अभी तक हम लोग जो है वो राजकोषीय नीति के घटक जो है वो कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। राजकोषीय नीति का 3 घटक था, एक आपका लोक राजस्व, एक आपका लोक व्यय, एक आपका लोक उधार। तो लोक उधार हम लोग को अभी इसमें नहीं पढ़ना है। लोक उधार हम लोग जब मतलब इसमें समझते हैं ना कि उसको शामिल किया जाता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग को सर नहीं पढ़ाए हैं, सिंपल सी बात है। लोक राजस्व पढ़ाए हैं, लोक व्यय पढ़ाए हैं और लोक उधार नहीं पढ़ाए हैं। लोक उधार हम लोग इस सेंस में समझिएगा जब हम लोग ये विदेशी लोक उधार वगैरह की बात करते हैं ना, जैसे कि WTO की बात करेंगे, IMF की बात करेंगे, तो जब हम लोग ग्रुप सी पढ़ेंगे ना तो उससे इस टॉपिक को वहाँ पे लिंक कीजिएगा आप। अगर आप ऐसे में लिंक कीजिएगा ना तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाइएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, तो राजकोषीय नीति का जो 3 घटक है वो घटक आपका कंप्लीट हो गया है। तो लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार, ये तीनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो वही कहलाता है आपका राजकोषीय नीति। सिंपल सी बात है, ये कंप्लीट हो गया है। बजट भी आपका राजकोषीय नीति का ही पार्ट है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कहने मतलब 1 वित्तीय वर्ष के लिए होता है। सिंपल सी बात है। एक चीज़ आप और भी समझिए कि जो आपका पब्लिक फाइनेंस होता है यानी कि लोक वित्त होता है, लोक वित्त में सब कुछ शामिल है और लोक वित्त में सब कुछ पढ़ना पड़ता है। उसमें 5 तरह का टॉपिक पढ़ना पड़ता है। एक आपका लोक राजस्व, एक आपका लोक उधार एवं उसका जो प्रबंधन है वो, फिर आपका है बजट, फिर आपका लोक व्यय, फिर आपका है राजकोषीय नीति। अगर इन 5 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो ये आपका है लोक वित्त। देखिए अभी जो बताया ना आपको कि इसको वहाँ पे जोड़िएगा। देखिए राजकोषीय नीति का 3 घटक है। पहला है लोक राजस्व जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़े, फिर दूसरा आपका पूंजीगत मतलब लोक राजस्व, फिर आपका लोक व्यय को भी हम लोग यहाँ पढ़ लिए, फिर है आपका लोक उधार। तो लोक उधार जो है इस टॉपिक को हम लोग ना पब्लिक फाइनेंस वाले टॉपिक जो है ना, लोक वित्त वाले टॉपिक वहाँ पे पढ़ेंगे और वहाँ से इसको फिर वहाँ ये इसको रिलेट करना होगा यानी जोड़ना होगा। तो लोक राजस्व का मतलब ये राजकोषीय नीति का 2 घटक हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। एक घटक हम लोग
पब्लिक फाइनेंस वाले टॉपिक में यानी कि लोक वित्त वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो वहाँ से इसको कनेक्ट करना होगा एनी हाउ, बहुत ज़रूरी है वो चीज़, ठीक है ना। ये समझ में आ गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि लोक वित्त में ना 3 तरह का फंड से जुड़ा होता है, हम लोग जाने हैं। लोक वित्त में 3 तरह का अकाउंट भी होता है, आकस्मिक, संचित और लोक लेखा। उसी तरह अगर राजकोषीय नीति का भी बात करें तो इसमें भी 3 तरह का फंड होता है, आकस्मिक, संचित और लोक लेखा। वही चीज़ यहाँ पे भी है, मतलब कि पब्लिक फाइनेंस से सभी नीति जो हम लोग पढ़ेंगे, पब्लिक फाइनेंस से संबंधित नीति को ही हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं। और ये बोलिए या फिर आप ये भी बोलिए कि आकस्मिक, संचित और लोक लेखा निधि से संबंधित जो नीति होता है उसको भी हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, चाहे आप इधर से बोलिए चाहे आप उधर से बोलिए, तो वही है। और आप ये भी जान लीजिए कि पब्लिक फाइनेंस में हम लोग कौन कौन 5 टॉपिक पढ़ना है वो बताएं आपको। पहला बताया लोक राजस्व, दूसरा बताया लोक व्यय, तीसरा बताया लोक उधार एवं उसका प्रबंधन। तो लोक राजस्व और लोक व्यय तो अभी पढ़ चुके हैं, लोक उधार हम लोग पब्लिक फाइनेंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बजट हम लोग नेक्स्ट, ये एक हम लोग का सेपरेट, ये आपका है ही सेक्शन ही है बजट पढ़ना, वो भी आपका लोक वित्त का ही पार्ट है। फिर राजकोषीय नीति जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो, तो इन सभी 5 को मिला देते हैं। राजकोषीय नीति, लोक राजस्व, लोक व्यय, लोक उधार एवं उसका प्रबंधन और आपका नेक्स्ट बजट, ये सभी को मिला देंगे तो ये आपका पब्लिक फाइनेंस निकलता है, यानी कि लोक वित्त। तो लोक वित्त, राजकोषीय नीति, बजट, इन सभी को आप मिलाकर पढ़िएगा। और जब भी आप आंसर लिखिएगा ना तो इन तीनों टॉपिक को मिलाकर आंसर लिखिएगा ना, बहुत बेहतरीन आंसर तैयार होगा आपका। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को, ठीक है। अब देखिए इसी में हम लोग एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं हल्का सा, वो है आपका राजकोषीय नीति का उद्देश्य। तो राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य है वो हम लोग देखिए। तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो राजकोषीय नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो बचत दर एवं जो निवेश दर है उसमें वृद्धि करना है। और वृद्धि करके क्या करना है, तो जीडीपी दर को वृद्धि करना है, जीडीपी दर में वृद्धि करना है, यानी कि जीडीपी जो रेट है उसको बढ़ाना है। इसका जो मेन पर्पस है कि बचत दर को बढ़ाइए, बचत ज़्यादा होगा तो निवेश दर भी ज़्यादा होगा, और निवेश दर अगर ज़्यादा होगा तो आपका जीडीपी भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब आपका ये आर्थिक समृद्धि जो है वो भी ज़्यादा होगा आपका। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, इसका एक काम ये भी है कि समग्र मांग को समग्र आपूर्ति के बराबर भी करना है, सिंपल है। फिर इसका तीसरा उद्देश्य ये है कि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। आर्थिक गतिविधि में 3 तरह का आता है, उत्पादन, वितरण और आपका उपभोग। तीनों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है और उसको सुविधाजनक बनाना है, ठीक है ना। आगे देखिए, राजकोषीय नीति का अन्य उद्देश्य देखिए, वो ये है आपका कि सोसाइटी में रिसोर्सेज का सही वितरण करना, यानी कि समाज में जो हमारा संसाधन है, संसाधनों का सही वितरण करना है। क्यों, ताकि उससे रोजगार के अवसर भी हम लोगों का तैयार होगा, बनेगा, साथ ही साथ जीविकोपार्जन, यानी कि अलग अलग हमारे पास काम करने के तरीके जो है वो सोर्सेज बनेंगे। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, वो देखिए इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इससे क्या होगा कि हमारे समाज में हमारा जो सामाजिक और जो आर्थिक जो न्याय है वो हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, अगर रोजगार के अवसर देंगे और जीविकोपार्जन के अनेक बहुत सारे स्रोत है, तो उससे हम लोग का क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय वो सुनिश्चित हो पाएगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखें हम लोग कि जो सामाजिक और जो आपका आर्थिक जो समानता है उसको भी सुनिश्चित कर पाएंगे हम लोग। तो उसको भी सुनिश्चित करने का उद्देश्य है राजकोषीय नीति का। तो राजकोषीय नीति का एक और उद्देश्य है कि समाज में जो आपका सामाजिक और जो आर्थिक जो समानता है उसको सुनिश्चित करना है। मीन्स आय विषमता को, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी को कम करना है, ठीक है ना। क्यों करना है तो वो देखिए, बिकॉज किसी भी इकोनॉमी में अगर ये रहा, यानी कि आर्थिक असमानता रहा, आर्थिक विषमता रहा, तो वो जो इकोनॉमी है वो आपका आर्थिक स्टेबिलिटी नहीं होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, आर्थिक जो है अस्थिरता बढ़ेगी, यानी कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी होगा। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं हम लोग कि सरकार के द्वारा जो है ना आर्थिक जो है विषमता उसको कम करने के उपाय क्या क्या है। पहला उपाय है जैसे कि आपका कर छूट की व्यवस्था, कर छूट देना है, कर में टैक्स फ्री करना है। दूसरा है विलासिता से संबंधित जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर उच्च कर लगा देना है, उच्च कर दर का आरोपण, यानी कि टैक्स ज़्यादा लगाना है विलासिता से संबंधित वस्तुओं के ऊपर। तीसरा है जो आपका हस्तांतरित व्यय है वो सबको बढ़ाना है। हस्तांतरित व्यय कहने मतलब ट्रांसफ़र जो पेमेंट है, जो एक्सपेंडिचर उसको बढ़ाना है लोगों के पास। उससे क्या होगा, हस्तांतरित व्यय अगर ज़्यादा करेंगे, सरकार करेगा, उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, और लोगों के पास पैसा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डिमांड करेंगे, खर्च करेंगे। सिंपल सी बात है।
साथ ही साथ हम लोग ये भी देखें कि जो आर्थिक समृद्धि जो है उसको एक ना मतलब कि एक सतत जो है संतुलित आर्थिक समृद्धि को भी सुनिश्चित करना, ये हमारा जो है वो राजकोषीय नीति का ही क्या है, उद्देश्य है। साथ ही साथ जो हम लोग सभी क्षेत्रक की बात करते हैं, प्रारंभिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रकों को प्रोत्साहित करना है और आगे बढ़ने के लिए इसको बढ़ाना भी है। साथ ही साथ जो श्रम आधारित जो आर्थिक समृद्धि है उसको हम लोग प्रोत्साहित करना है, यानी कि लेबर इंटेंसिव ग्रोथ करना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे श्रम आधारित नहीं करें, अगर हम लोग ज़्यादा मशीनीकरण पे चले जाए तो वो भी अर्थव्यवस्था सही नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। तो श्रम आधारित आर्थिक समृद्धि को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ये भी किसका, राजकोषीय नीति का ही उद्देश्य है। साथ ही साथ निर्यात प्रोत्साहन को और आयात प्रतिस्थापन को भी प्रोत्साहन करना है, मतलब कि आत्मनिर्भर बनना है। कि मतलब निर्यात मतलब खुद के सामान को बेचना ज़्यादा है, उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही साथ जो आयात है, आयात को प्रतिस्थापित कर देंगे। कहने मतलब हम चीज़ों को दूसरे देशों से मंगाएंगे कम लेकिन बेचेंगे ज़्यादा। यही है आपका आत्मनिर्भर भारत, मतलब कि आयात निर्भरता को कम करना है तथा निर्यात को बढ़ाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं वो देखिए। अभी तक हम लोग देखे हैं कि राजकोषीय नीति क्या है, वो हम लोग देख लिए। राजकोषीय नीति के घटक क्या क्या हैं वो देख लिए हम लोग। राजकोषीय नीति के 3 घटक है, एक आपका राजस्व मतलब कि लोक राजस्व पहला घटक, दूसरा है आपका मतलब कि लोक व्यय और तीसरा घटक है आपका लोक उधार। तो लोक राजस्व और लोक व्यय हम लोग पढ़ चुके हैं। दो दो प्रकार होता है, एक आपका राजस्व मतलब कि लोक राजस्व मतलब कि लोक राजस्व का भी 2 भाग है, एक आपका है राजस्व प्राप्तियाँ, एक आपका है पूंजीगत प्राप्तियाँ। उसी तरह लोक व्यय का भी 2 भाग है, एक आपका राजस्व व्यय, एक आपका पूंजीगत व्यय, ये भी हम लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग एक और इसका है कि लोक मतलब कि राजकोषीय नीति का एक और मतलब कि घटक है जिसको हम लोग बोलते हैं लोक व्यय मतलब सॉरी लोक उधार। तो लोक उधार को हम लोग पढ़ेंगे लोक वित्त वाले टॉपिक में, यानी कि पब्लिक फाइनेंस वाले टॉपिक में, तो वहाँ से इसको जोड़ना है। फिर हम लोग देखें कि राजकोषीय जो नीति है इसका क्या भूमिका है, मतलब इसका उद्देश्य ये देखें हम लोग, है ना, इसका क्या पर्पस है। तो पर्पस हम लोग ये देखे हैं ये सब कि इसका जो मेन पर्पस है कि बचत को बढ़ाना है ताकि निवेश में वृद्धि हो, और निवेश वृद्धि होगा तो आपका उत्पादन वृद्धि होगा, जिससे आपका जीडीपी जो रेट है वो भी आपका क्या होगा, वृद्धि होगा। समग्र मांग को समग्र आपूर्ति के बराबर करना है, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है और उसको सुविधाजनक बनाना है। तो कहने का मतलब ये जितना कुछ बताया है ये ओवरऑल हर एक चीज़ में, इकोनॉमिक्स वाले हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ लागू होगा, उद्देश्य सभी का। तो उद्देश्य आप राजकोषीय नीति का उद्देश्य रखिए मानिए, या फिर सरकार का उद्देश्य मानिए, या फिर इन्फ्लेशन का उद्देश्य मानिए, या किसी भी चीज़ का नेशनल इनकम का उद्देश्य, कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक में अगर उद्देश्य पूछेगा तो ये सब उद्देश्य वहाँ पे भी लिखना होगा। इकोनॉमिक्स में ये सब जगह ये काम देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्लास नंबर जो है 3 वो भी हम लोगों का पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो गया है। अब जो क्लास नंबर जो 4th होगा नेक्स्ट, उसमें हम लोग जो है आपका राजकोषीय नीति है, तो राजकोषीय नीति की भूमिका देखेंगे कि क्या है रोल राजकोषीय नीति का, यानी कि फिस्कल पॉलिसी का। तो रोल हम लोग तीन चीज़ में देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे रोजगार सृजन में इसकी क्या भूमिका है राजकोषीय नीति का। दूसरा देखेंगे आर्थिक समृद्धि में या फिर आर्थिक विकास में राजकोषीय नीति की क्या भूमिका है वो देखेंगे। और फिर देखेंगे हम लोग आर्थिक स्थिरता में, यानी कि इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी वाला कंडीशन है, समग्र मांग जहाँ पे समग्र आपूर्ति के बराबर होता है वहाँ पे, वो देखेंगे। तो उसमें क्या राजकोषीय नीति का भूमिका है। तो मतलब ये 3 चीज़ हम लोगों को पढ़ना होगा, यानी कि 3 भूमिका हम लोग को पढ़ना होगा 3 क्षेत्र में, एक आपका रोजगार के क्षेत्र में, एक आपका आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में, एक आपका आर्थिक स्थिरता के क्षेत्र में। तो नेक्स्ट एक एक क्लास में हम लोग इसको तीनों को कंप्लीट करेंगे, मतलब 3 क्लास में हम लोग और पढ़ेंगे, तो ये हमारा जो राजकोषीय नीति है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह धीरे धीरे आप लोग इसमें बने रहिए और क्लास को देखते रहिए, आपको भी हेल्प होगा। और क्या कहें, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये एंड हो गया क्लास।